कॉमर्स फॉर यू में आपका स्वागत है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में आज का हमारा टॉपिक मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी से रिलेटेड है। मनी, जैसा कि आप सब जानते हैं, आज के डेट में जो वैल्यू आप पे करते हैं गुड्स के लिए या सर्विसेज के लिए, वो आप मनी की टर्म्स में पे करते हैं। हर देश की अपनी अलग अलग करेंसी है। जैसे कि भारत में हमारी करेंसी है रुपया, तो हम इंडिया में गुड्स एंड सर्विसेज की पेमेंट्स रुपीस में करते हैं। तो लेकिन आज हम जरा उससे पीछे जाते हैं। बिफोर इवोल्यूशन ऑफ मनी, जब मुद्रा का जन्म ही नहीं हुआ था, उससे पहले भी तो लोग अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करते होंगे। तब लेन देन किस प्रकार से होते होंगे, आज हम इस क्लास में जरा उस सिस्टम के बारे में बात करेंगे। अब आप कल्पना कीजिए कि जब मुद्रा थी ही नहीं, तो उस समय क्या होता होगा। उस समय एक व्यक्ति के पास जो वस्तु सरप्लस में है, वह उस वस्तु को देकर अपनी आवश्यकता की वस्तुएं दूसरे व्यक्तियों से खरीद लेता था। यानी कि कमोडिटी फॉर कमोडिटी, गुड्स वर एक्सचेंज्ड फॉर गुड्स, वस्तुओं के बदले वस्तु। तो इस तरह से इस सिस्टम को हम नाम देते हैं बार्टर सिस्टम। तो आज का हमारा टॉपिक है बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय प्रणाली, यानी कि कमोडिटी फॉर कमोडिटी इकोनॉमी, वस्तु के बदले में वस्तु। आपके पास एक वस्तु है, आप उसे देकर जो वस्तु आपको चाहिए दूसरे व्यक्ति से वह वस्तु ले लेते हैं। तो इसे हम बोलते हैं बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, वस्तु विनिमय प्रणाली। लेकिन ये बार्टर सिस्टम उतना आसान नहीं है जितना आज की डेट में हमारा मॉनेटरी सिस्टम है। बार्टर सिस्टम में कुछ डिफिकल्टीज थी, और वो बहुत बड़ी डिफिकल्टीज थी, जिनकी वजह से हमारी इकोनॉमी का साइज बहुत ज़्यादा एक्सपेंड नहीं कर पाता था। तो यह एक बहुत बड़ी रुकावट थी, एक हाइड्रेंस थी, जो कि इकोनॉमी को एक्सपेंड करने से रोकती थी। कारण, क्योंकि इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट तभी होती है जब हम सेविंग कर सकें। आज मुद्रा है तो मुद्रा के रूप में आप सेविंग कर सकते हैं बहुत आसानी से, और उसे इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। लेकिन जब बार्टर सिस्टम था, जब मनी नाम की कोई वस्तु होती ही नहीं थी, तब हमारे सामने कौन कौन सी डिफिकल्टीज अराइज होती थी, आज हम उस पर विचार करेंगे। तो इनको हम पढ़ेंगे ड्रॉबैक्स ऑफ द बार्टर सिस्टम के नाम से, कि जो वस्तु विनिमय प्रणाली है उसकी क्या कठिनाइयाँ थी, क्या उसकी हानियाँ थी। सबसे बड़ी और प्रमुख जो ड्रॉबैक थी वह थी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। आज आपको कोई वस्तु चाहिए तो उसको खरीदने के लिए बस आपके पास क्या होना चाहिए, मुद्रा होनी चाहिए, मनी होना चाहिए। लेकिन बार्टर सिस्टम में ये सिंगल कोइंसिडेंस से काम नहीं चलता था। उसके लिए कोइंसिडेंस डबल होना चाहिए। डबल कोइंसिडेंस का मतलब क्या है कि पहले व्यक्ति को जो वस्तु चाहिए वह दूसरे व्यक्ति के पास हो, लेकिन इतने भर से काम नहीं चलेगा। यह हुआ सिंगल कोइंसिडेंस। दूसरे व्यक्ति के पास वो वस्तु है जो पहले को चाहिए, लेकिन पहले के पास भी वह वस्तु होनी चाहिए जो दूसरे को चाहिए।
तभी दोहरा संयोग बन पाएगा, तभी हम कहेंगे कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स हो रहा है। लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, अगर आवश्यकताओं का दोहरा संयोग नहीं बन पाता था तो ट्रांजैक्शंस कुड नॉट टेक प्लेस, तो लेन देन संभव नहीं हो पाते थे। फॉर एग्जाम्पल, आपको चाहिए मान लिया राइस, चावल चाहिए, और जिस व्यक्ति के पास राइस सरप्लस में है उसे चाहिए व्हीट। अब राइस तो आपको मिल सकते हैं, लेकिन आपके पास राइस के बदले में देने के लिए व्हीट होना चाहिए। अब अगर आपके पास व्हीट नहीं है तो फिर पहले आपको व्हीट की अरेंजमेंट करनी पड़ेगी। आप पहले व्हीट अरेंज करेंगे और तब जाकर व्हीट देकर आप राइस परचेज कर सकते हैं। तो ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स था। तो पहले अगर मान लिया आपके पास देने के लिए व्हीट नहीं है तो आप पहले व्हीट अरेंज करेंगे, आप उस व्यक्ति को ढूंढेंगे जिसके पास व्हीट सरप्लस में है। और सपोज आपके पास देने के लिए क्लॉथ है, कपड़ा है, तो पहले आप ऐसा व्यक्ति ढूंढेंगे जिसे कपड़ा चाहिए और जिसके पास व्हीट अवेलेबल है। तो पहले आप क्लॉथ देंगे, व्हीट लेंगे, फिर उसके बाद व्हीट को देकर आप बदले में राइस ले सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। इसी प्रॉब्लम को हम बोलते हैं लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। अगर आवश्यकताओं का दोहरा संयोग नहीं बन पाता था तो फिर इकोनॉमी में, बार्टर सिस्टम में ट्रांजैक्शंस पॉसिबल नहीं होती थी। तो व्हाट इज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स मींस दैट टू पर्सन्स आर इन पोसेशन ऑफ सच गुड्स, यानी कि दो व्यक्तियों के पास ऐसी वस्तुएं होनी चाहिए विच दे आर विलिंग टू एक्सचेंज, जिनको वो आदान प्रदान करना चाहते हैं, जिनका वह लेन देन करना चाहते हैं, लेना और देना, जिनके लिए वो तैयार हैं लेने और देने के लिए, विलिंग टू एक्सचेंज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ देयर वांट्स, अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए। तो इसे हम बोलते थे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। तो पहली ड्रॉबैक हमारी बार्टर सिस्टम की यही थी कि अगर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स नहीं बन पाता था, एक व्यक्ति के पास तो वह वस्तु है जो दूसरे को चाहिए, लेकिन दूसरे के पास वह वस्तु नहीं है जो पहले को चाहिए, तो ट्रांजैक्शन नहीं संभव थी। तो सबसे बड़ी ड्रॉबैक ये थी। सेकेंड ड्रॉबैक बार्टर सिस्टम में लैक ऑफ ए कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू है कुछ, होती क्या है कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू? क्या है कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू? आज आप बाजार में वस्तुएं या सेवाएं खरीदने जाते हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए? पॉकेट में मनी, मुद्रा होनी चाहिए। और आजकल तो प्लास्टिक मनी भी चलती है, कार्ड से पेमेंट हो जाती है, और ई मनी भी, इलेक्ट्रॉनिक मनी भी चलती है, जिससे आप ऑनलाइन ट्रांसफर्स कर देते हैं अकाउंट्स में डेबिट या क्रेडिट करके। लेकिन हम तो बात कर रहे हैं बार्टर सिस्टम की, जब मुद्रा थी ही नहीं। तो आज तो मुद्रा है, मनी है, और उससे आप प्रत्येक वस्तु की कीमत जो है वो तय कर सकते हैं। भारत के अंदर रुपयों में आप किसी भी वस्तु का मूल्य जो है वो लगा सकते हैं, तय कर सकते हैं। लेकिन बार्टर सिस्टम में ऐसी कोई कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू थी ही नहीं। अनेक मूल्य एक वस्तु के होते थे। बाजार में जितनी वस्तुएं प्रचलित होती थी उतनी ही ज़्यादा एक वस्तु की कीमतें तय होती थी। फॉर एग्जाम्पल, हम एक उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लिया बार्टर सिस्टम में 1 किलो गेहूं बराबर होता था आधा किलो चावल के, तो ये गेहूं का एक मूल्य हो गया, पहला मूल्य हो गया कि 1 किलो गेहूं बराबर है आधा किलो चावल के, एक पहला प्राइस। दूसरा, 1 किलो गेहूं बराबर है आधा लीटर दूध, ये उसका दूसरा मूल्य हो गया।
अगर आप गेहूं के बदले में दूध को एक्सचेंज करना चाहते हैं तो आधा लीटर दूध। इसी तरह से यदि आप क्लॉथ के साथ, कपड़े के साथ एक्सचेंज करना चाहते हैं तो हो सकता है 1 किलो गेहूं के बदले में 2 मीटर कपड़ा। इस तरह से गेहूं का तीसरा मूल्य हो गया। तो इस तरह से एक वस्तु के अनेक मूल्य प्रचलित होते थे और ऐसे सभी मूल्यों को मापने में, याद करने में कठिनाइयां भी बहुधा आया करती थी। तो यही हमारी सेकंड प्रॉब्लम है, कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। कोई ऐसी कॉमन यूनिट नहीं थी, कोई ऐसी एक वस्तु नहीं थी जिससे हम बाकी की वस्तुओं की कीमतें माप सकें, वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें माप सकें। तो क्या होती है कॉमन यूनिट? कॉमन यूनिट मीन्स ए यूनिट विच कैन मेजर द वैल्यू ऑफ अदर गुड्स, जिससे आप दूसरी वस्तुओं की कीमतों को माप सकते हैं। दूसरी जो भी मार्केट में अवेलेबल गुड्स हैं या सर्विसेज हैं, उन सब के प्राइस आप उसमें मेजर कर सकते हैं। तो उसे हम बोलते हैं कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। तो अभी हमने एग्जाम्पल में पढ़ा, एक वस्तु की अनेक कीमतें होती थी। मुद्रा के अभाव के कारण जब मुद्रा नहीं होती थी तो आपको वस्तुओं की कीमतें वस्तुओं में ही तय करनी पड़ती थी, तो कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू कोई होती नहीं थी। ये थी आपकी दूसरी ड्रॉबैक। तीसरी ड्रॉबैक क्या थी? डिफिकल्टी ऑफ फ्यूचर पेमेंट्स या कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट्स। फ्यूचर पेमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट्स। भविष्य में किसी तिथि पे किए जाने वाले भुगतान को हम कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट्स या फ्यूचर पेमेंट्स बोलते हैं। आज आप किसी एम्प्लॉय को हायर करते हैं, उसकी सर्विसेज हायर करते हैं, तो आप पहले से ही मुद्रा में उसकी सर्विसेज का मूल्य तय कर देते हैं। सपोज आपने एक एम्प्लॉय की सर्विसेज हायर की और आपने पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि भाई हम आपको 30,000 सैलरी पर मंथ पे करेंगे। 30,000 मीन्स 30,000 रुपीज जो करेंसी है, जो मनी है, उसमें पे करेंगे। लेकिन जरा आप कल्पना कीजिए ऐसी स्थिति की जब मुद्रा होती ही नहीं थी, तो फिर आप सैलरी की जो प्राइस है, सैलरी की जो पेमेंट है, वो कैसे करते? क्या आप ये कहते कि मैं आपको 1 महीना काम करने के बाद 2 बोरी गेहूं की दूंगा, यानी कि 2 क्विंटल गेहूं दूंगा, या मैं आपको 1 क्विंटल चावल दूंगा, या मैं आपको महीने के आखिर में 2 गायें दूंगा? इस तरह से फ्यूचर पेमेंट्स को डिटरमिन करने में काफ़ी डिफिकल्टी होती थी और प्रॉब्लम तो तब और बढ़ जाया करती थी जब लेने वाला किसी और क्वालिटी की कल्पना करता था वस्तु की और देने वाला उस वस्तु की क्वालिटी कुछ और दे देता था, तो वहाँ पे भी डिस्प्यूट्स अराइज हो सकते थे। तो ये थी आपकी थर्ड डिफिकल्टी। फ्यूचर पेमेंट्स को डिटरमिन करना आसान नहीं था इन द एब्सेंस ऑफ मनी, बार्टर सिस्टम में। लास्ट पॉइंट हम ले रहे हैं, डिफिकल्टी ऑफ स्टोरेज ऑफ वैल्यू एंड ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। तो यहां पे हमने 2 पॉइंट लिए हैं, स्टोरेज और ट्रांसफर। स्टोरेज का मतलब है सेविंग करना। कल्पना कीजिए जब मुद्रा है ही नहीं तो आप अगर सेविंग करेंगे तो किस रूप में करेंगे? ऑब्वियस है, आप सेविंग्स वस्तुओं के रूप में ही कर पाएंगे, गुड्स के रूप में ही सेविंग करेंगे। लेकिन गुड्स के रूप में सेविंग करना इतना आसान थोड़ा है जितना आप आज मुद्रा के रूप में सेविंग कर लेते हो। गुड्स के रूप में सेविंग करने का मतलब है कि आपको स्पेस चाहिए स्टोरेज करने के लिए। एक तो स्टोरेज स्पेस की कॉस्ट आएगी, स्टोरेज के एक्सपेंसेस आएंगे, और दूसरा कैपिटल लॉस। हमेशा कैपिटल लॉस की जो है एक पॉसिबिलिटी बनी रहेगी। कैपिटल लॉस कैसे? मान लिया आप व्हीट प्रोड्यूस करते हैं तो डेफिनेटली आप अपनी सेविंग्स भी व्हीट के रूप में ही कर रहे होंगे। उसके लिए आपको एक गोडाउन चाहिएगा, व्हीट को आप गोडाउन में स्टोर करेंगे। अब सपोज बरसात में आपका जो गोडाउन है
उसमें कहीं से लीकेज हो जाती है, फ्लड आ जाती है या इस तरह की कोई और प्राकृतिक आपदा आ जाती है, तो जिसके कारण आपका जो व्हीट आपने स्टोर कर रखा है उसकी वैल्यू कम हो जाती है, उतनी वैल्यू नहीं रह पाती जितनी कि आपको अपेक्षा थी, या हो सकता है कुछ भी वैल्यू ना रहे, पूरा ही खराब हो जाए। तो ये थी स्टोरेज ऑफ वैल्यू में डिफिकल्टी। तो स्टोरेज कुड बी मेड इन गुड्स। बार्टर सिस्टम में केवल वस्तुओं के रूप में ही आप स्टोरेज कर सकते थे, विच इन्वॉल्व्स स्टोरेज कॉस्ट, जिसमें स्टोरेज का खर्चा तो आता ही था, एंड फियर ऑफ कैपिटल लॉस। तो बरसात, तूफान, बाढ़ वगैरह से कैपिटल लॉस के भी चांस होते थे। सेकंड पार्ट है इसमें ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। ट्रांसफर का मतलब है एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूल्य को ले जाना। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू का मतलब है कि आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूल्य को ले जाना है। अब जब आपने सेविंग्स ही गुड्स में की हैं तो आप ट्रांसफर भी गुड्स में ही कर पाएंगे वैल्यू को, क्योंकि मनी तो आपके पास है नहीं। आज तो बहुत आसान है वैल्यू को ट्रांसफर करना कि आप बैंक में अकाउंट खुलवाइए दोनों जगह पे, जहां से आपको ट्रांसफर करना है और जहां पे आपको ट्रांसफर करना है, आप जहां से आपको ट्रांसफर करना है वहां अपने अकाउंट में डिपॉजिट करा दीजिए और कंप्यूटर के क्लिक से आपके उस अकाउंट में फंड्स ट्रांसफर हो जाते हैं। इसमें सेफ्टी भी है, टाइम भी बचता है, रिस्क भी इन्वॉल्व नहीं होता। लेकिन हम तो पढ़ रहे हैं बार्टर सिस्टम की कठिनाइयां। बार्टर सिस्टम में इतना इजी नहीं था। बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम थी क्योंकि सेव आप कर पाते थे, स्टोरेज आप कर पाते थे गुड्स के रूप में, तो ट्रांसफर का मतलब भी गुड्स के रूप में ही ट्रांसफर कर पाएंगे। तो ट्रांसफर ऑफ वैल्यू मीन्स ट्रांसफर ऑफ गुड्स, तो विच इज बोथ। तो ट्रांसफर ऑफ वैल्यू का मतलब है गुड्स को ट्रांसफर करना, जिसमें दोनों ही रिस्क होते हैं। क्या? इट इज डिफिकल्ट, एक स्थान से दूसरे स्थान पे वैल्यू को ट्रांसफर करना, समय भी लगता है बहुत गुड्स को ट्रांसफर करने में, उसमें रिस्क भी है, बीच में मौसम खराब हो जाए, गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए, बहुत तरह की डिफिकल्टीज है। एक्सपेंसिव, खर्चीली भी है, पैसा भी लगेगा, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा तो एटलीस्ट होगा ही, लोडिंग अनलोडिंग की लेबर की कॉस्ट भी आएगी, तो एक्सपेंसिव भी है, जिससे आपको कुछ मिलना नहीं है, वो आपके लिए एक लॉस है। इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स रिस्क। रिस्क की हम बात कर ही चुके हैं, मौसम खराब होने का रिस्क है, चोरी हो जाने का रिस्क है। तो इस तरह से बार्टर सिस्टम में ये कुछ ड्रॉबैक्स थी जिनकी वजह से धीरे धीरे लोगों के मन में किसी ऐसी वस्तु के रूप में, किसी ऐसी वस्तु के बारे में विचार आना शुरू हुआ कि जिससे हम इन डिफ़िकल्टीज़ को ओवरकम कर लें, काबू पा लें। तो धीरे धीरे उसके बाद ही हम फिर आगे बढ़ेंगे। मुद्रा का प्रचलन हुआ, मुद्रा अस्तित्व में आई। मुद्रा के भी अनेक रूप रहे हैं। पहले मुद्रा जो है वस्तुओं के रूप में रही है, सोने चांदी के सिक्कों के रूप में रही है, फिर धातु के सिक्कों और अन्य धातुओं में चली हैं, और आज आप देखते हो पेपर मनी, नोट, करेंसी, प्लास्टिक मनी, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड्स के रूप में देखते हो, और ई मनी, इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफ़र जो आप करते हो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, पेटीएम वगैरह इस तरह के अनेक उपकरण आपके पास अवेलेबल हैं। तो ये पहले बार्टर सिस्टम था और आज का मॉडर्न सिस्टम जो है वो हम आगे डिस्कस करेंगे फॉर्म्स ऑफ मनी के रूप में। तो आज की क्लास थी हमारी ड्रॉबैक्स ऑफ मनी के बारे में। तो क्या क्या ड्रॉबैक्स थी एक बार मिनट लियो, रिवाइज कर लें। डबल कोइंसिडेंस ऑफ फंड्स, जब तक डबल कोइंसिडेंस नहीं होगा ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएगी। डबल कोइंसिडेंस का मतलब पहले के पास जो वस्तु है वो दूसरे को चाहिए, और दूसरे को जो वस्तु चाहिए वो पहले के पास होनी चाहिए, और पहले जो वस्तु चाहिए वो दूसरे के पास होनी चाहिए। सेकेंड है लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। एक ऐसी कॉमन यूनिट होनी चाहिए जिससे सभी वस्तुओं के मूल्य आप माप सकें। फ्यूचर पेमेंट्स, भविष्य में किए जाने वाले भुगतान आप पहले से एडवांस में तय कर सके ईजिली। और स्टोरेज ऑफ वैल्यू और ट्रांसफर ऑफ वैल्यू में डिफिकल्टी आपने पढ़ी, उसमें दोनों में ही खूब बहुत सारी कठिनाइयाँ होती थी। तो ये थी ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम। थैंक यू, देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए।